हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 का बायोलॉजी पढ़ेंगे और ये चैप्टर आपका एक होगा। चैप्टर का नाम है आपका जीवों में जनन। तो इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्ट नंबर 7 तक क्लास को कर लिए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हो तो इसी चैनल पे जाइए और उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप सभी विद्यार्थियों ने प्लेलिस्ट में जा करके पार्ट बाय पार्ट करके प्रत्येक क्वेश्चन का आप लोगों ने आसान सा परिभाषा को जा करके देख लीजिए, ताकि आपको पार्ट नंबर 8 पढ़ने में क्या होगा, आसान होगा, समझ में आएगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आप सभी विद्यार्थियों ने पार्ट नंबर 8 क्लास शुरू से लास्ट तक अवश्य देखिएगा। चलिए आज का पार्ट नंबर 8 में हम लोग का क्लास होगा बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन में अंतर स्पष्ट करें। तो आप सभी विद्यार्थियों ने अपने अपने कॉपी में इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिए। VVI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आपको लिखना है उत्तर में बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन में निम्न अंतर है। क्या लिखोगे? बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन में निम्न अंतर है। एक साइड आपको बाह्य निषेचन लिख देना और एक साइड आपको आंतरिक निषेचन लिख देना है। अब आसान सा लैंग्वेज में हमने इससे परिभाषित करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों ने कॉपी पर नोट करते हुए चलिएगा, ताकि एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। तो चलिएगा समझेंगे हम लोगों ने बाह्य निषेचन। सबसे पहले बाह्य निषेचन देखेंगे। जब युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है तो उसे ही क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। क्या? जब युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के बाहर संपन्न होता है तो उसे ही बाह्य निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन में क्या लिखोगे? जब युग्मकों का संलयन, यहाँ पे आप लोगों ने ये समझ लीजिएगा, आंतरिक मीन्स अंदर, बाह्य मीन्स बाहर। जब युग्मकों का संलयन बाहर संपन्न होगा तो बाह्य निषेचन कहेंगे। जब युग्मकों का संलयन मादा शरीर के अंदर संपन्न होगा तो क्या कहेंगे? आंतरिक निषेचन करेंगे। तो आपका क्वेश्चन में तो आंसर छुपा हुआ है। बात समझ में आया? बस आपको वीडियो देखते देखते सारा प्रश्न आपका दिमाग में चला जाएगा। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, रटते तो आप सालों से आ रहे हो। क्या आपको याद हो गया? नहीं ना। तो बस आप लोगों ने समझने का प्रयास करिए। अगर समझ जाते हैं तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। ये वीडियो को देखते देखते आप सभी परिभाषा को लिखना जान जाओगे, सभी परिभाषा आपको याद हो जाएगी। तो जब युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के अंदर संपन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं। चलिए बाह्य निषेचन में सेकंड पॉइंट लिखना है, नर एवं मादा युग्मक अधिक संख्या में बनते हैं। इसमें जो क्या होती है, बाह्य निषेचन में नर एवं मादा युग्मक अधिक संख्या में बनता है, जबकि आंतरिक निषेचन में क्या होती है, नर युग्मक अधिक संख्या में परंतु मादा युग्मक कम संख्या में बनते हैं। सेकंड पॉइंट में आप सभी विद्यार्थियों को यही पॉइंट लिखना है। इसमें अधिक संख्या में बनते हैं नर एवं मादा युग्मक, जबकि इसमें क्या होते हैं, कम संख्या में मादा युग्मक का निर्माण होता है। बात समझ में आया? थर्ड पॉइंट आपको क्या लिखना है सभी विद्यार्थियों को? थर्ड पॉइंट लिखिएगा। थर्ड पॉइंट बोल रहा है, इनमें दोनों प्रकार के युग्मक बाहरी माध्यम से जुड़े होते हैं। क्या? इनमें दोनों प्रकार के जो युग्मक होते हैं नर और मादा ना, बाहरी माध्यम से जुड़े होते हैं। किनमें? बाह्य निषेचन में। जबकि इनमें नर युग्मक बाहरी माध्यम से जोड़े हो जाते हैं, किंतु मादा युग्मक शरीर के अंदर में ही होता है। तो ये पॉइंट आप सभी विद्यार्थियों को नोट करते हुए चलना है। अगला 4 पॉइंट लिखना है, बाह्य निषेचन में इसके द्वारा उत्पन्न हुए जीव की संख्या अत्यधिक होती है। किसमें? बाह्य निषेचन के द्वारा उत्पन्न हुए जीवों की संख्या अधिक होती है, जबकि आंतरिक निषेचन में क्या होता है, इसके द्वारा उत्पन्न हुए जीवों की संख्या कम होती है। तो ये परिभाषा आपका ये जो प्रश्न दिया गया था अंतर स्पष्ट करने के लिए, ये सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। तभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चैनल पे आप लोगों ने नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि अगले क्लास से अधिक विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ सकें। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोगों ने कॉमेंट कीजिए। जहां पे प्रश्न आपको नहीं समझ में आया जस्ट कॉमेंट कीजिए, आपको हमने समझाने का प्रयास करेंगे। अब हम लोगों ने नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे।
अगला प्रश्न आपका युग्मक के प्रकार। तो युग्मक दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? युग्मक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आपका सम युग्मक, नंबर 2 है आपका विषम युग्मक। तो देखिएगा बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ होता है। सम युग्मक का मतलब क्या बोल सकते हो? समान युग्म वाले युग्मक को सम युग्मक बोलेंगे, और विषम युग्मक का मतलब ये भिन्न भिन्न इसमें होंगे। क्या? इसमें जो युग्मक होगी ना भिन्न भिन्न होगी। आप सभी विद्यार्थियों को समझना परिभाषा से सम युग्मक किसे कहते हैं। तो आपको परिभाषा लिखना है। क्या परिभाषा लिखोगे? जब नर तथा मादा युग्मक आकार की रूप से, क्या? जब नर तथा मादा युग्मक आकार की रूप से पूर्णतः समान होते हैं। क्या होते हैं? जब नर तथा मादा युग्मक आकार के रूप से पूर्णतः समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सम युग्मक कहते हैं। इनमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक के आधार पर कोई अंतर नहीं होता है। जैसे में सवाल हो गया। क्या हो गया? सवाल में कोई अंतर नहीं होते कि नर है कि मादा है। तो सम युग्मक का परिभाषा आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने अगला परिभाषा देखेंगे, विषम युग्मक किसे कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को समझना है, जब नर तथा मादा युग्मक असमान होते हैं। क्या होते हैं? असमान होते हैं, उन्हें विषम युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम युग्मक कहते हैं। एक बार और देख लीजिएगा, जब नर तथा मादा युग्मक असमान होते हैं उन्हें विषम युग्मक कहते हैं। नर युग्मक आकार में छोटा जबकि मादा युग्मक आकार में क्या होते हैं? बड़ा होते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को पॉइंट लिखना है कि नर युग्मक आकार में छोटा होता है जबकि मादा युग्मक आकार में क्या होती है? बड़ा होती है। अगला पॉइंट आपको लिखना है कि नर युग्मक को शुक्राणु तथा मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। ये तीनों पॉइंट आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट था, तो आप लोगों ने कॉपी में नोट करते हुए चलिए, ताकि एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए तो आपसे प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने एकदम आसान भाषा में इस नोट्स को तैयार किए हैं। आप सभी विद्यार्थियों को पढ़ने में बहुत मजा आता होगा। तो चलिए अब हम लोगों ने अगला प्रश्न देखेंगे, भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं। क्या प्रश्न है? भ्रूणोद्भव। तो युग्मक से भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं। आप सभी विद्यार्थियों ने इस प्रश्न को भी आंसर दे दीजिएगा अपने अपने कॉपी में। युग्मक से भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को हमने एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिएगा यहाँ से आप लोगों ने पॉइंट को समझिएगा, युग्मनज क्या है, भ्रूण क्या है, शिशु क्या है। जब नर और मादा आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? अभी हम जस्ट पिछले वीडियो में बताए थे कि जब नर और मादा आपस में मिलते हैं तो निषेचन होती है, और निषेचन के पश्चात क्या बनाता है? युग्मनज बनाती है। तो युग्मनज से क्या निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होती है, और भ्रूण से क्या बनता है? तो भ्रूण से शिशु का निर्माण होता है। आप सभी विद्यार्थियों को ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने अगला पॉइंट देखेंगे, अनिषेक जनन किसे कहते हैं। क्या? अनिषेक जनन। तो आप सभी विद्यार्थियों को परिभाषा लिखना अनिषेक जनन का, यदि बिना क्या? यदि बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण हो तो। क्या? यदि बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण हो तो इस घटना को अनिषेक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? नर और मादा बिना आपस में मिलने ही, है ना, क्या बोलते हैं? बोल सकते हो ना कि नर और मादा आपस में न भी मिलते हैं उसके बावजूद भी भ्रूण का क्या हो जाती है? निर्माण हो जाती है। समझिएगा आप लोगों ने, यदि बिना निषेचन के ही क्या भ्रूण का निर्माण हो तो इस घटना को ही क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। इस घटना को चार्ल्स बोनेट, क्या? इस घटना को चार्ल्स बोनेट ने सन 1745 ईस्वी में एफिडस में खोजा था। कब खोजा था? कौन खोजा था? तो चार्ल्स बोनेट ने सन 1745 ईस्वी में एफिडस में खोजा था। तो आप सभी विद्यार्थियों को परिभाषा लिखना है अनिषेक जनन का, यदि बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण हो तो इस घटना को अनिषेक जनन कहते हैं। इस घटना को चार्ल्स बोनेट ने सन 1745 ईस्वी में एफिडस में खोजा था।
अब आपको समझना निषेक जनन का उदाहरण कौन होगी, तो निषेक जनन का उदाहरण मधुमक्खी में होगा। किस में होगा? मधुमक्खियों में अनिषेक जनन होता है। बात समझ में आया? तो आप सभी विद्यार्थियों को परिभाषा के साथ साथ एग्जाम्पल भी लिखते हुए चलना है ताकि एग्जाम में आपका एक भी नंबर ना कट सके। अब हम लोगों ने देखेंगे अनिषेक फलन किसे कहते हैं। ये भी प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। अनिषेक फलन किसे कहते हैं? तो क्या लिखोगे परिभाषा? अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को ही अनिषेक फलन कहते हैं। क्या? अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को ही अनिषेक फलन कहते हैं। ऐसे फलों को अनिषेक फलनी फल कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा अनिषेक फलन किसे कहते हैं, अनिषेक जनन किसे कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग नील ने दिया था। किस शब्द का प्रयोग? अनिषेक फलन का शब्द का प्रयोग किसने दिया था? तो नील ने दिया था। आप लोगों ने इस पॉइंट को अंडरलाइन कीजिएगा, हाईलाइट करने का काम कीजिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ दे कि अनिषेक फलन को किसने दिया था? तो नील ने दिया था। कौन दिया था? नील ने दिया था। तो आप सभी विद्यार्थियों को अनिषेक फलन समझ में आ गया होगा, अनिषेक जनन समझ में आ गया होगा। अब आपको हमने अगले क्लास में पढ़ाएंगे पादपों में लैंगिक जनन। पादपों में लैंगिक जनन। तो पादपों में लैंगिकता निम्न प्रकार का होता है: एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प, एक लिंगाश्रयी पादप, द्विलिंगाश्रयी पादप, सर्वलिंगी। और ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होगी, पार्ट नंबर 9। तो आप सभी विद्यार्थियों ने पार्ट नंबर 9 भी अवश्य देखने के लिए आइएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तो आप सभी विद्यार्थियों ने कमेंट में जाकर एक कमेंट कर दीजिए ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों को कैसा लगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही।